आज हम कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ संसाधन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के आरंभ में मोना और राजू नाम के दो बच्चे हैं जो अपने घर के साफ सफाई करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं। मोना राजू से कहती है, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, यानी इनका हम प्रयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। तब उनकी अम्मा कहती है कि इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संसाधन है। तब अम्मा राजू से पूछती है कि संसाधन क्या होते हैं। तो अम्मा उनको बताती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे चारों ओर अगर हम अपने संसाधन को देखें तो जल, वायु, थल या बिजली और जो हमारे यातायात के साधन हैं जैसे साइकिल, रिक्शा, बस, कार आदि, तो ये सभी हमारे संसाधन हैं। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकें जिनको पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है वे भी हमारे संसाधन हैं। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में एक जैसा क्या है कि हम उनको संसाधन कहते हैं। तो इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, इसलिए ये उपयोगी होती हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता, यानी किस तरह से हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसको संसाधन बनाती है। यानी किस तरह से हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, एक चीज़ का उपयोग करके हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वो भी एक संसाधन है। अब आते हैं कि किसी भी वस्तु को हम संसाधन में कैसे बदल सकते हैं। कि हर वस्तु संसाधन बनती है जब उसमें उसका कोई मूल्य होता है, यानी उसकी कोई वैल्यू होती है। तो इस वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोगिता उसको मूल्य प्रदान करती है, इसलिए सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यानी उनका कुछ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व से है कि हम उनका किस प्रकार से उनको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी जिनको हम रुपए पैसे से खरीद सकते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक मूल्य उनका नहीं होता है। तो जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है क्योंकि वो कीमती होती हैं, उनका कुछ रुपए पैसे में उनको खरीदा बेचा जाता है। अब एक मनोरम भूदृश्य है, जैसे कोई प्राकृतिक वातावरण है, कहीं पर झील है या कोई पर्वतीय स्थल है, कोई दर्शनीय स्थल है, इसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन ये भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार धातुएं होती हैं, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो जिन जगहों पर हम जाते हैं, घूमते हैं या वहाँ के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए संसाधन का काम करता है, चाहे हम उसको आर्थिक मूल्य में रखें या ना रखें। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो जैसे घर में हम किसी को खांसी जुकाम होती है तो बोलते हैं चलो भाई तुलसी का काढ़ा बना के पिला दो, या अलग अलग चीज़ें, जड़ी बूटियां हैं, उनको जो घरेलू इलाज होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक मूल्य वैसे वाणिज्यिक मूल्य नहीं है क्योंकि घर में है। लेकिन अगर हम इनको किसी
फार्मास्यूटिकल या मेडिकल फर्म के द्वारा बनाया और बनाते या बेचते हैं तो उनका कुछ आर्थिक मूल्य हो जाता है, क्योंकि हम उनका व्यापारिक उपयोग कर रहे हैं। घर में हम उपयोग कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन जब हम उसको बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं दूसरों के लिए तो उसमें मूल्य जुड़ जाता है और वो मूल्यवान, यानी उनका कुछ वो वैल्यू उसमें जुड़ जाती है, वो मूल्यवान हो जाते हैं। तो इसमें है कि हम उनको पेटेंट करा देते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि हमने उनका उसको बनाने का या उसका जो फार्मूला है उसको हमने अपने अधिकार में रखा हुआ है कि हमारे किसी बिना आज्ञा के, यानी हमसे बिना परमिशन के कोई और उसको नहीं बना सकता। तो इस तरह से उसको पेटेंट किया जाता है। तो पेटेंट का तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी जिसने उसकी खोज की है या जिसने उसको बनाया है उसका एक अधिकार है। अब वो चाहे तो दूसरे को दे सकता है या चाहे तो नहीं दे सकता है, यानी कोई और उसका उस जो उसने विचार या आविष्कार किया है उसको उत्पादन कोई और नहीं कर सकता उसकी बिना परमिशन के। तो इस तरह उसको पेटेंट कहते हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के कारण हम पदार्थों को अनेक प्रकार से संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती हैं। तो लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। कि मनुष्य अगर विचार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता तो संसाधनों का विकास नहीं होता, उनकी रचना नहीं होती। तो प्रत्येक खोज और आविष्कार वो बहुत से अन्य खोज और आविष्कार जो है वो उनके लिए रास्ता खोलता है। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का विकास हुआ, इसी तरह अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने से प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम संसाधनों को रच सकते हैं या उनको बदल सकते हैं। अब आते हैं संसाधनों के प्रकार। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी 3 प्रकार के संसाधन है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, क्योंकि मनुष्य अपने आप में ही एक संसाधन है। अब इसको हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी उनमें हम बिना ज़्यादा बदलाव किए उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, झीलें, इनका जल हम प्रयोग करते हैं, मृदा और खनिज, यानी जो मिट्टी और खनिज हमें भूमि से मिलते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, यानी सीधे हमें प्रकृति से मिलते हैं और सीधे उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो जैसे जमीन के नीचे जो संसाधन हैं, जैसे तेल, पेट्रोल, कोयला आदि, तो इनको निकालने के लिए हमें औजारों, मशीनों और तकनीक की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी कैसे हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं
उसके अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो मुख्य वर्गों में रखा जाता है। एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी जिनका हमें पता है, जिन संसाधनों का हमें पता है उनको हम वास्तविक संसाधन कहते हैं और इनका उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे संसाधन जिनका हमें पता तो है कि ये संसाधन है, लेकिन उनको कैसे प्रयोग करना है उसका अभी हमारे पास या तो तकनीक नहीं है या उसका ज्ञान नहीं है, तो उनको कहते हैं संभाव्य संसाधन, यानी जो भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे हमको पता है कि वायु में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की जो है उपलब्धता है और हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बड़ा साधन है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, किसी ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम हवा से हाइड्रोजन को निकाल सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती या उनका उपयोग इस समय नहीं किया जा सकता, तो भविष्य में इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो उनके लिए जो टेक्निक है वो आने वाले समय में डेवलप हो सकती है, इसलिए इनको संभाव्य संसाधन कहते हैं। अब जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। अब अगर हम 200 साल पीछे जाएं तो देखते जब तेज हवाएं चलती थी तो ये एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज वो वास्तविक संसाधन है। तो पहले क्या होता था कि समुद्री यात्रा होती थी तो हवाओं की गति पर ही निर्भर रहते थे। तो जब तीव्र गति की हवाएं चलती थी तो जिस दिशा में हवाएं चलती थी उस दिशा की यात्रा की जाती थी। तो इनको ट्रेड विंड कहा जाता था, व्यापारिक पवनें कही जाती थी कि इनके आने जाने में जो है ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत कम होता था, हवाएं ही जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, तो इसलिए वो संभाव्य संसाधन थे। लेकिन आज जो है वो वास्तविक संसाधन है। आज हम क्या करते हैं कि जो इस तरह की हवाएं हैं, जो तीव्र गति वाली हवाएं, आज हम इनका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो इनसे पवन चक्की यानी विंड मिल लगाकर, तो जैसे ये चित्र में है कि ये विंड मिल फार्म्स हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इसी प्रकार हमारे देश में भी गुजरात, तमिलनाडु आदि स्थानों पर इस तरह के पवन फार्म स्थापित किए गए हैं। तो जब तेज साइक्लोनिक विंड्स आती हैं, जो समुद्री हवाएं, तीव्र समुद्री हवाएं आती हैं, तो उनसे ये जो पंखे हैं ये तेज़ी से घूमते हैं और इनमें लगी टरबाइन बिजली बनाती है और इसका उपयोग हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन हैं, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक। तो अजैव संसाधन यानी जो जीवित नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं, और जैव संसाधन जो सजीव हैं। तो इनको दो प्रकार से यानी निर्जीव संसाधन और सजीव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मृदा यानी मिट्टी, चट्टानें, खनिज ये अजैव संसाधन हैं। दूसरी तरफ पेड़ पौधे, जीव जंतु ये जैव संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है, यानी ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संसाधन जो दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, तो उनको नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय
उत्पादन या संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अब सोलर एनर्जी ये भी हमें निर्बाध रूप से प्राप्त होती है, हवा भी हमें निर्बाध रूप से प्राप्त होती है। तो यानी अगर हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होते, तो ये जल्दी से दोबारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे जल, मृदा, वन, जो सीमित है और इनका अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं या लापरवाही पूर्वक इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी जो हमारी पृथ्वी पर जल का जो भंडार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पीने योग्य जल बहुत कम है और हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो इससे ये और ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक इसके कारण कई क्षेत्रों में वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये ऐसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर हजारों लाखों सालों के बाद ही ये दोबारा बन पाते हैं। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर हम इनको सर्वव्यापक अथवा स्थानिक दो और वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं जैसे वायु, सौर ऊर्जा आदि, ये सर्वव्यापक हैं यानी हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वो स्थानिक कहलाते हैं। तो जैसे कई प्रकार के खनिज, तांबा, लौह अयस्क, ये किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्थानिक संसाधन कहा जाता है। तो संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई आदि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर असमान रूप से होता है। मानव निर्मित संसाधन, अब ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, तो जैसे सड़कें, मकान, मशीनें, वाहन, तो ये ऐसे संसाधन हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, तो एक संसाधन को हम दूसरे संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसान कपास उगाते हैं, उस कपास को हम प्रोसेस करके उनसे धागे बनाते हैं, उन धागों को प्रोसेस करके हम कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। एक संसाधन को हम दूसरे संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। अब आते हैं मानव संसाधन, जो कि सभी संसाधनों में सबसे प्रमुख संसाधन है। तो लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी किसी संसाधन को विकसित करने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका उपयोग करने का कुशलता होनी चाहिए और कैसे उसको उपयोग करना है उसकी टेक्निक या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो लोग
मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब अगर लोग स्वस्थ होंगे तो उनका जो मस्तिष्क है वो विकसित होगा और वो ज्ञान प्राप्त करके और अच्छे बहुमूल्य संसाधन बना सकते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कारण लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी किस प्रकार हम लोगों को नया ज्ञान, नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराकर उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सिखाकर हम और नए संसाधन बना सकते हैं। इसलिए इनको मानव संसाधन विकास कहते हैं। संसाधन संरक्षण। अब क्योंकि संसाधन किसी भी प्रकार के संसाधन हैं, अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो वो, या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो एक ना एक दिन वो समाप्त हो ही जाएंगे। इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो जैसे अगर हम पृथ्वी पर पेड़ हैं, अगर हम पेड़ काट दें तो धीरे धीरे क्या होगा कि जहाँ पेड़ थे वहाँ पर ना तो छाया रहेगी और ना वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ बचेगा। इसी प्रकार जब पेड़ कटते हैं तो उन पर आश्रय लेने वाले जीव जंतु जो उन पर निर्भर थे तो उनके पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। तो क्योंकि हम सब एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, एक भी चीज़ अगर इसमें संतुलन खराब होता है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है। पेड़ नहीं होंगे तो जीव जंतु नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। इसलिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी हम संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग भी करें, उनको बचाकर भी रखें, उनको नवीकृत भी कर सकें, तो इसके लिए संसाधन संरक्षण का ही इस्तेमाल किया जाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी इसको हम जो है कैसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें इसको, ताकि हम अपने आवश्यकताओं को तो पूरा करें ही, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको बचा कर रखें। तो इसको सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, तो इसको हम कई प्रकार से इसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम चीज़ों का उपयोग कम करें, तो इसमें 3R कॉन्सेप्ट होता है, द रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यानी हम इनका इस्तेमाल कम से कम करें, उनका जो है रीयूज़ करें, एक ही संसाधन को हम बार बार पुनः चक्रण या पुनः उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण, कि एक संसाधन से दूसरे संसाधन को बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्नता बनती है, तो एक चक्र दूसरे चक्र से जुड़ा हुआ है और इस तरह से हम इन संसाधनों का संरक्षण करके इनका विकास कर सकते हैं। अब हम इसके अब जैसे सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि इन सभी का समुचित रूप से उनका आदर करना, उनकी देखभाल करना, उनको बचाए रखना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सतत विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको अपनाकर हम
संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं।